नमस्कार दोस्तों। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसे दिलचस्प दौर में चलने वाले हैं जो करीब 400 सालों तक चला। सोचिए, ये वो समय था जब महान गुप्त साम्राज्य का अंत हो चुका था और उत्तर भारत में सत्ता के लिए एक जबरदस्त खींचतान शुरू हो गई थी। इस संघर्ष ने यहाँ के समाज और राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी है तीन बड़ी ताकतों के टकराव की और एक नए योद्धा वर्ग यानी राजपूतों के शानदार उदय और आखिर में उनके पतन की। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही था कि जब एक विशाल साम्राज्य बिखरता है तो उसकी जगह कौन लेता है। 800 ईस्वी के आसपास भारत में बिल्कुल यही हो रहा था। सत्ता का केंद्र खाली पड़ा था और हर कोई उसे भरना चाहता था। कौन बनेगा उत्तर भारत का नया सम्राट? यही वो एक सवाल था जिसने अगले 200 सालों तक भारत के इतिहास की दिशा तय की। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कन्नौज के सिंहासन के उन तीन दावेदारों के बारे में। फिर बात करेंगे उस महासंघर्ष की जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। इसके बाद हम देखेंगे कि राजपूतों का उदय कैसे हुआ, उन्होंने शासन कैसे किया और आखिर उनकी हार के पीछे क्या कारण थे। और अंत में हम इस पूरे युग की एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभासी विरासत पर भी नजर डालेंगे। उस समय उत्तर भारत की राजनीति का दिल धड़कता था कन्नौज में। देखिए, ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये शाही सत्ता का प्रतीक था, एक स्टेटस सिंबल। जिसने कन्नौज जीत लिया, समझो उसने पूरे उत्तर भारत के सबसे उपजाऊ और रणनीतिक इलाके गंगा यमुना दोआब पर अपना कब्जा जमा लिया। ये वो ताज था जिसे हर कोई अपने सिर पे देखना चाहता था। और कन्नौज पर कब्जे की इसी जिद ने जन्म दिया भारत के इतिहास के सबसे लंबे और थका देने वाले युद्धों में से एक को, जिसे इतिहासकार त्रिपक्षीय संघर्ष या द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कहते हैं। ये कोई एक दो दिन की लड़ाई नहीं थी, बल्कि लगभग 2 सदियों तक चलने वाली लड़ाइयों की एक पूरी सीरीज थी जिसमें भारत की 3 महाशक्तियां आपस में टकरा रही थीं। जरा इस नक्शे पर गौर कीजिए। ये हमें उस दौर की पूरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को समझने में मदद करता है। आप देख सकते हैं कि कन्नौज ठीक बीच में है। पूर्व में पालों का साम्राज्य है, पश्चिम में गुर्जर प्रतिहार हैं और दक्षिण में दक्कन के पठार से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं राष्ट्रकूट। ये तीनों ही महाशक्तियां कन्नौज को पाना चाहती थी और बस यहीं से इस ऐतिहासिक टकराव की नींव पड़ी। तो मैदान में कौन कौन थे? चलिए इन 3 महाशक्तियों से मिलते हैं। एक तरफ पूरब में बंगाल और बिहार पर राज करने वाले पाल वंश, जिनके सबसे ताकतवर शासक थे धर्मपाल। पश्चिम में थे गुर्जर प्रतिहार, जिनके राजा वत्सराज और नागभट्ट द्वितीय किसी से कम नहीं थे। और दक्कन से उत्तर को चुनौती दे रहे थे राष्ट्रकूट, जिनके राजा ध्रुव और गोविंद तृतीय अपने समय के सबसे महान योद्धाओं में गिने जाते थे। इस पूरे संघर्ष का पैटर्न बड़ा ही दिलचस्प था, जैसे कोई म्यूजिकल चेयर का खेल चल रहा हो। एक शक्ति जीतती तो दूसरी उसे हरा देती। जैसे ही प्रतिहार पालों पर भारी पड़ते, दक्षिण से राष्ट्रकूट आकर बाजी पलट देते। जीत किसी के भी हाथ में टिक नहीं रही थी। आखिरकार नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन तब तक ये 200 साल लंबा संघर्ष इन तीनों महान साम्राज्यों को अंदर से पूरी तरह खोखला कर चुका था। अब देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष के खत्म होने से उत्तर भारत में एक बार फिर से पावर वैक्यूम यानी एक राजनैतिक खालीपन पैदा हो गया। तीनों बड़ी शक्तियां बुरी तरह से कमजोर हो चुकी थी और इस खाली जगह को भरा राजपूत वंशों ने। ये एक नए युग की शुरुआत थी, एक नई राजनीतिक व्यवस्था का उदय। लेकिन मजे की बात यह है कि इस व्यवस्था के अंदर ही उसकी कमजोरियां भी छिपी हुई थी। ये जो नई व्यवस्था थी, ये सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म पर आधारित थी। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि आखिर ये व्यवस्था थी क्या। देखिए, इसमें राजा सीधे पूरे राज्य पर शासन नहीं करता था। वो अपनी जमीन को स्थानीय सरदारों, जिन्हें सामंत कहा जाता था, उनमें बांट देता था। बदले में ये सामंत राजा को जरूरत पड़ने पर सैनिक मदद और वफादारी का वचन देते थे। इसका नतीजा क्या हुआ? सत्ता किसी एक केंद्र में नहीं रही, बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए। इस दूसरे नक्शे को देखिए, यह हमें सामंतवाद का नतीजा साफ साफ दिखाता है। जहां पहले सिर्फ 3 बड़े साम्राज्य थे, अब वहीं उत्तर भारत दर्जनों छोटे छोटे आपस में ही लड़ते झगड़ते राजपूत राज्यों का एक झुंड बन गया था। चौहान, परमार, सोलंकी, गढ़वाल और भी बहुत सारे। हर कोई अपने इलाके का राजा था, अपनी सल्तनत का बादशाह। राजपूतों का जो शासन था वो उनके खास मूल्यों और जीवन शैली पर टिका था। उनके लिए 3 चीजें सबसे बढ़कर थीं: अपनी भूमि, अपना वंश और अपना सम्मान।
युद्ध के मैदान में व्यक्तिगत वीरता और शौर्य दिखाना सबसे बड़ा धर्म माना जाता था। ये एक ऐसा शक्तिशाली योद्धा वर्ग था जिसने उस दौर की राजनीति पर पूरी तरह से अपना दबदबा बना लिया था। अगर आपको ये जानकारी समझ आ रही है और अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो अब आता है सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल, एक ऐसा सवाल जो आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर देता है। अपनी बहादुरी और आन बान शान के लिए मशहूर राजपूत आखिर बाहरी तुर्की आक्रमणों के सामने टिक क्यों नहीं पाए? उनकी हार के पीछे असली और गहरे कारण क्या थे? चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कारण था राजनीतिक बिखराव। जैसा हमने अभी देखा, राजपूत राज्य आपस में ही लड़ते रहते थे, उनमें एकता का बहुत ज्यादा अभाव था। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है पृथ्वीराज चौहान और गढ़वाल वंश की दुश्मनी। जब मोहम्मद गोरी जैसा बाहरी दुश्मन दरवाजे पर खड़ा था, तब भी ये आपस की फूट के कारण एक होकर नहीं लड़ पाए। जो गठबंधन बने भी, वे इतने कमजोर थे कि सबसे नाजुक मौके पर टूट गए। दूसरा बड़ा कारण था उनकी युद्ध की तकनीक, जो समय के साथ पुरानी पड़ चुकी थी। राजपूत सेनाएं आमने सामने की सीधी लड़ाई और व्यक्तिगत बहादुरी पर बहुत ज्यादा यकीन करती थीं, जबकि तुर्क सेनाएं उनसे कहीं ज्यादा चालाक थीं। वो फुर्तीले घुड़सवार तीरंदाजों का इस्तेमाल करते थे, भागने का नाटक करके दुश्मन को फंसाते थे और फिर अचानक पलटकर हमला कर देते थे। राजपूतों की व्यक्तिगत बहादुरी तुर्कों की बेहतर रणनीति के आगे काम नहीं आ सकी। और तीसरा, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण कारण था सामाजिक कमजोरी। उस समय की जो कठोर जाति व्यवस्था थी, वो एक बहुत बड़ी रुकावट बनी। लड़ने भिड़ने का काम सिर्फ योद्धा वर्ग यानी क्षत्रियों तक ही सीमित था। इसका मतलब ये हुआ कि देश की रक्षा के लिए पूरी आबादी को कभी एक साथ खड़ा ही नहीं किया जा सका। आम जनता को इस लड़ाई से दूर रखा गया, जिससे राज्यों की कुल ताकत हमेशा कम ही रही। और बस राजपूतों की इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाया तुर्की आक्रमणकारियों ने। अब जो हमले हुए वो सिर्फ लूटपाट के लिए नहीं थे। ये हमले भारत के इतिहास का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाले थे। ये एक युग के अंत और एक बिल्कुल नए युग यानी दिल्ली सल्तनत के युग की शुरुआत थी। इसकी शुरुआत तो 11वीं सदी में महमूद गजनवी के हमलों से ही हो गई थी, जिसने कई राजपूत राज्यों को कमजोर कर दिया था। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुआ मोहम्मद गोरी, जो 12वीं सदी के अंत में आया। उसका मकसद सिर्फ लूटना नहीं, बल्कि भारत को जीतना था। 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की हार और फिर 1194 में चंदावर की लड़ाई में कन्नौज के जयचंद्र की हार ने उत्तर भारत पर तुर्की शासन का रास्ता पूरी तरह से साफ कर दिया। ये टाइमलाइन उस बड़े बदलाव को बिल्कुल साफ दिखाती है। आप देख सकते हैं कि लगभग 1200 ईस्वी आते आते राजपूत राज्यों का दौर खत्म हो रहा था और दिल्ली सल्तनत की नींव रखी जा रही थी। भारत की सत्ता का केंद्र अब हमेशा के लिए बदल चुका था। तो इस 400 साल लंबे दौर की विरासत को हम आखिर किस तरह देखें? सच कहूं तो ये एक गहरा विरोधाभास है। एक तरफ ये संस्कृति के नजरिए से एक सुनहरा दौर था, तो वहीं दूसरी तरफ ये राजनीतिक रूप से पतन का भी समय था। इस विरोधाभास को समझिए। इसी राजपूत काल में भारत के कुछ सबसे शानदार और भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ, जैसे कि खजुराहो के मंदिर, जो आज यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। स्थानीय कला और संस्कृति को खूब बढ़ावा मिला। लेकिन कमाल की बात देखिए, वही सामंती व्यवस्था जिसने इस स्थानीय संस्कृति को पनपने का मौका दिया, उसी ने देश में इतनी घातक राजनीतिक फूट भी डाली कि वो बाहरी आक्रमणों का मिलकर सामना ही नहीं कर सके। ये एक ही सिक्के के दो पहलू थे। और आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या राजपूतों का पतन उनकी वीरता में कमी के कारण हुआ या फिर उनकी एकता में कमी के कारण? इतिहास का ये अध्याय हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है कि शौर्य और बहादुरी अपनी जगह हैं, लेकिन अगर एकता और संगठन ना हो तो बड़ी से बड़ी ताकत भी बिखर जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।